युवराज जब सुहानी को डांट रहा था तब सुहानी अपना सर नीचे किए खड़ी थी। युवराज के कई बार कहने पर भी वो अपना सर ऊपर नहीं उठाती। ये देखकर युवराज को गिल्टी फील होने लगता है। उसे लगता है कि उसे सुहानी को इतना नहीं डांटना चाहिए था। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी के साथ कहता है, सुहानी क्या हुआ? सुहानी उदास होकर अपना चेहरा ऊपर करती है और युवराज को देखते हुए मायूसी के साथ कहती है, युवराज सर मेरी सैंडल। ये सुनकर युवराज कंफ्यूजन के साथ कहता है, व्हाट? सुहानी युवराज से अपनी नजर हटाकर फिर से नीचे देखने लगती है। वो नीचे झुककर अपने पैर से अपनी टूटी हुई फ्लैट सैंडल निकालती है और उस सैंडल को युवराज के सामने लाकर मायूसी के साथ कहती है, युवराज सर मेरी सैंडल टूट गई। युवराज अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में कहता है, इसका मतलब सुहानी अपना सर झुकाकर अपनी टूटी हुई सैंडल को देख रही थी और मुझे लग रहा था, ओ गॉड ये लड़की पागल है क्या? युवराज अब तक ये सोचकर गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन उसके डांटने की वजह से सुहानी उदास हो गई थी। लेकिन सुहानी अपनी सैंडल टूटने की वजह से दुखी थी। सुहानी वहां उदास होकर अपने हाथ में रखे सैंडल को ही देखे जा रही थी। युवराज इरिटेट होकर कहता, सुहानी सिर्फ एक सैंडल टूटी है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से ही कहती है, इतनी जल्दी कैसे टूट गई? अभी तो बस इसे 2 साल ही हुए हैं। युवराज हैरान होकर कहता है, तुम इसे 2 साल से पहन रही हो? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ युवराज सर, 2 साल पहले पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर यह सैंडल गिफ्ट किया था। ये सुनकर युवराज दोगुनी हैरानी के साथ कहा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें यह सैंडल गिफ्ट किया था? सुहानी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बस उस टूटे हुए सैंडल को अपने हाथ में पकड़े हुए चारों तरफ से देखती रहती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है। युवराज सुहानी को ताना मारते हुए कहता, आई एम सॉरी कि तुम इस सैंडल का तीसरा बर्थडे नहीं मना पाई। सुहानी अभी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस सैंडल को ही कंफ्यूज होकर देखती रहती है। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज इरिटेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में समायरा एडमिट थी। ऑपरेशन हो जाने के बाद से उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में अपने बेड पर सो रही थी। उसके बेड के पास ही एक चेयर रखी थी जिस पर अमन कल रात से बैठे उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वहां बैठे बैठे अमन कब से जम्हाई लिए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्तों से नहीं सोया था। कुछ देर के बाद वहां अर्नव और गोपाल आ जाते हैं। उनके आते ही अमन अपनी चेयर से उठकर अर्नव को सैल्यूट करता है। अर्नव समायरा की तरफ देखते हुए अमन से कहता, क्या इसे अभी तक होश नहीं आया? अमन जवाब देता, नहीं सर, ऑपरेशन के बाद से अब तक इन्हें होश नहीं आया है। अर्नव अमन से अगला सवाल करता है, क्या रात में किसी ने इस पर फिर से अटैक करने की कोशिश की? अमन ना में अपना सर हिलाते हुए कहता, नहीं सर, मैं पूरी रात इनके पास ही बैठा था, इन पर किसी ने भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। अर्नव अमन की तरफ देखता है। पूरी रात हॉस्पिटल में ड्यूटी देने की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद इस वक्त उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। अर्नव अमन की ये हालत समझ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम पूरी रात जागे हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। अमन कब से अर्नव के मुंह से बस यही सुनना चाह रहा था। वो अर्नव को सैल्यूट करके तुरंत हॉस्पिटल से चला जाता है। अमन के जाने के बाद अर्नव और गोपाल समायरा को देखने लगते हैं। गोपाल अर्नव से कहता है, सर आपको क्या लगता है इतनी खूबसूरत लड़की पर इतनी बेरहमी से किसने हमला किया होगा? गोपाल के ऐसा कहते ही अर्नव तिरछी नजर से उसे देखता है। अर्नव को ऐसे देखकर गोपाल उससे अपनी नजरें चुराने लगता है। समायरा अभी भी बेहोश थी। उसकी बॉडी में ऑपरेशन के दौरान इंजेक्ट की गई दवाइयों का असर अभी भी था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, जैसे परेशानी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। समायरा सच में बेहद खूबसूरत थी और सोते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर के बाद समायरा के शांत चेहरे पर सिकन आने लगती है। ये देखकर अर्नव चौंक जाता है। वो गोपाल से कहता है, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। गोपाल तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे समायरा के चेहरे की सिकन अब परेशानी बदल जाती है। अब समायरा की बॉडी में भी मूवमेंट होने लगता है। समायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही है। कुछ ही देर में गोपाल रूम में वापस आ जाता है और उसके पीछे डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। बेहोशी में समायरा को सपने में कुछ विजुअल्स दिख रहे थे। वो देखती है कि एक अंधेरे कमरे में एक हवन कुंड जल रहा था। उस हवन कुंड के एक तरफ एक औरत बैठी थी जिसने काले कपड़े पहने थे और उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने माथे पर एक काली बिंदी लगाई थी। हवन कुंड के दूसरी तरफ एक 11 साल की लड़की बैठी थी और उसने भी काले कपड़े पहने थे। वो लड़की हैरानी से अपने चारों तरफ देख रही थी।
अपने आसपास देखते हुए उसके चेहरे में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़की हकलाते हुए अपने सामने बैठी औरत से कहती, माँ ये सब क्या है, यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो औरत उस लड़की से कहती, नहीं समायरा, आज से तुम मुझे माँ नहीं बल्कि गुरु माँ कहोगी। 11 साल की समायरा मासूमियत के साथ उस औरत से कहती, लेकिन क्यों माँ? वो औरत समायरा को प्यार से समझाती है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या सिखाने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि आज से मैं तुम्हारी गुरु हूँ। इसके बाद समायरा के सपने में से ये सीन गायब होने लगता है। अब समायरा को एक और सीन दिखता है। इस समय समायरा 15 साल की थी और वो अपनी माँ के साथ उसी जगह बैठी थी और हवन कुंड के सामने कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। क्रिया पूरी होती ही उसकी माँ खुश होकर कहती है, शाबाश समायरा, तुम बहुत होनहार हो। तुम तो मेरी उम्मीदों से कहीं जल्दी सब कुछ सीखती जा रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बनो। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, जी गुरु माँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। समायरा की माँ कुछ सोचते हुए कहती है, सिर्फ मेहनत से ही नहीं समायरा, तुम्हें एक इंसान की भी जरूरत है जिससे तुम्हें बहुत सी शक्तियां मिल सकती है। समायरा हैरानी से कहती है, कौन है वो इंसान गुरु माँ? समायरा की माँ अपने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहती है, युवराज। समायरा को इसके बाद सपने में अगला सीन दिखाई देता है, जिसमें वो विशिंग बेल के पास घुटने के बल बैठी रो रही है। उसके सामने वो साया और उसकी माँ थी। उस साये ने समायरा की माँ का गला पकड़कर उसे हवा में लटका दिया था। उस साये की पकड़ में समायरा की माँ छटपटा रही थी। फिर उस काले साये के हाथ से उसका नाखून निकलता है, जो गुरु माँ के गले के अंदर चला जाता है। उस नाखून के गले के अंदर जाते ही समायरा की माँ के गर्दन से खून की धारा बहने लगती है। कुछ देर बाद ही वो साया समायरा की माँ को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाती है। अगले ही पल समायरा अपनी माँ का सर अपनी गोद में लिए हुए रोती रहती है और वो साया उन दोनों के चारों तरफ हवा में घूमने लगता है। ये तीनों विजुअल्स एक के बाद एक समायरा के सपने में दिख रहे थे। ये सब देखकर समायरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो छटपटा रही थी। डॉक्टर और अर्नब समायरा की ये हालत देखकर घबरा जाते हैं। इसी तरह छटपटाते हुए अचानक समायरा की बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं। ये देखते ही गोपाल घबराहट से चीख पड़ता है। अर्नब गोपाल को गुस्से से देखता है और अगले ही पल उसका ध्यान वापस समायरा पर चला जाता है। समायरा अपने बेड पर लेटे हुए कुछ परेशान लग रही है। डॉक्टर समायरा से कहते हैं, आप शांत रहिए, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर समायरा होश में आती है और हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नज़र अर्नब पर जाती है। अर्नब भी हैरान होकर उसे ही देख रहा था। डॉक्टर समायरा को चेक करने लगते हैं। समायरा खामोशी से अपने बेड पर लेटे रहती है। समायरा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अर्नब से कहते हैं, पेशेंट अब पहले से काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर अर्नब डॉक्टर से कहता है, तो डॉक्टर, क्या हम इनसे पूछताछ कर सकते हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। गोपाल भी डॉक्टर के साथ बाहर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद अर्नब समायरा से कहता है, हेलो, आई एम एसपी अर्नब सिंह, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है और बेड से उठने की कोशिश करती है। समायरा अभी भी काफी कमजोर थी, वो खुद से उठ नहीं पा रही थी। ये देखकर अर्नब उसकी मदद करता है और समायरा पीछे टिककर बैठ जाती है। अर्नब समायरा से पूछता है, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? समायरा धीरे से कहती है, समायरा। अर्नब अपना अगला सवाल करता है, तो मिस समायरा, क्या आप जानती है कि कल आप पर अटैक किसने किया? समायरा बिना कुछ कहे अपना सर ना में हिला देती है। समायरा के इस जवाब से अर्नब को उस पर शक होने लगता है। उसे लग रहा था कि समायरा उस पर अटैक करने वाले के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। अर्नब को अंदाजा था कि वो चोट समायरा को भागते हुए लगता है। अर्नब समायरा को चेक करने के लिए कहता है, क्या आप मुझे जानती हैं? समायरा फिर से सर झुकाए हुए ना में अपना सर हिला देती है। अर्नब समायरा के जवाब से चौंक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि समायरा उसे झूठ क्यों बोल रही है। अर्नब अपना अगला सवाल करने ही वाला था, तभी समायरा अपना सर पकड़ लेती है। अब समायरा के चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ दिख रहे थे। ये देखकर अर्नब हड़बड़ाकर कहता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? समायरा दर्द भरी आवाज में कहती है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अर्नब समायरा से कहता है, आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अर्नब फौरन उस रूम से बाहर निकलकर डॉक्टर को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में अर्नब डॉक्टर को लेकर कमरे में वापस आता है, लेकिन समायरा अब उस रूम में नहीं थी। ये देखकर अर्नब और डॉक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। अर्नब उस रूम को अच्छे से देखता, लेकिन समायरा वहां से जा चुकी थी।
अर्नब यह समझने की कोशिश कर ही रहा था कि समायरा वहां से कैसे भाग सकती है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती। वो खिड़की खुली हुई थी। अर्नब और डॉक्टर दोनों उस खिड़की के पास जाते हैं। समायरा का रूम 2nd फ्लोर में था। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की का कल ही एक मेजर ऑपरेशन हुआ था और वो 2nd फ्लोर से नीचे कूदकर भाग गई। अर्नब खामोश रह जाता। उसके पास भी डॉक्टर के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अर्नब सोच में पड़ जाता है कि समायरा ने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया और इस हालत में वो हॉस्पिटल से क्यों भाग गई। इधर समायरा सुनसान सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। इस वक्त वो काफी कमजोर थी और चलते हुए हाँफ रही थी। हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर से वो पाइप के सहारे नीचे उतरी थी। इस कारण उसके पैरों में भी चोटें आ गई थी। सड़क पर चलते वो खुद से कहती है, वो साया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका। उसे खत्म करने के लिए मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। उनकी मदद के बिना मैं उस साये को 1 मिनट भी नहीं झेल सकती। 1 मिनट भी उसके सामने मैं टिक नहीं सकती। समायरा इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऐसी हालत में काफी देर चलने की वजह से उसका सर घूमने लगता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। रात के 11 बजे थे। युवराज अपने घर के स्टडी रूम में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। वो उस किताब में पूरी तरह से खो गया था। तभी युवराज का मोबाइल बजता है। युवराज अपनी किताब को छोड़कर अपने मोबाइल के पास जाता है। जैसे ही वो मोबाइल की तरफ देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। युवराज मोबाइल को अपने कान पर लगाकर सामने वाले की बात ध्यान से सुनने लगता है। बात खत्म होते ही वो कॉल कट करके टेबल पर रखी अपनी कार कीज उठाता है और घर के बाहर चला जाता है। युवराज पूरी स्पीड से कार चलाते हुए शहर के बाहर आ जाता है। वो एक बिल्डिंग के बाहर अपनी कार रोकता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर युवराज उसी अपार्टमेंट में जाता है जहां वो सोना को लेकर आया था। युवराज जैसे ही उस अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, अंदर से उसे किसी के चीखने की आवाजें आने लगती है। उन आवाजों को सुनकर भी युवराज के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आता। युवराज उस अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर युवराज देखता है कि वहां 10-12 आदमी ब्लैक टी-शर्ट और पैंट पहने खड़े थे। दिखने में वो बॉडी बिल्डर लग रहे थे। युवराज उन पर ध्यान दिए बिना एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसी रूम से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। उस रूम के अंदर भी ब्लैक शर्ट पहने 5 बॉडी बिल्डर खड़े थे। उन्होंने किसी आदमी को घेर रखा था। युवराज को वहां देखते ही वो आदमी अपना सर झुकाकर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। युवराज उनसे नजर हटाकर अपने सामने देखता है। सामने कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका था। कुर्सी पर बंधे होने के बावजूद वो आदमी अपने हाथ पैर मारते हुए दिख रहा था। आखिर कौन था वो आदमी जिसे उन बॉडी बिल्डर्स ने युवराज के कमरे में जाकर बंद किया था? आगे की कहानी को जानने के लिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। युवराज उस अपार्टमेंट के अंदर जाकर युवराज एक रूम में चला जाता है। उस रूम में ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए 5 लंबे और हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। दिखने में वो बॉडी बिल्डर्स लग रहे थे। ये सभी युवराज के सिक्योरिटी टीम से थे। इनमें सबसे आगे एक 6 फुट 2 इंच की हाइट का एक सांवला सा आदमी खड़ा था जो उनका हेड था। उस आदमी का नाम रॉबिन था। कमरे की एक दीवार के पास एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसे रस्सी से कुर्सी के साथ बांधा गया था। उसका सर एक काले कपड़े से ढका हुआ था और वो आदमी कब से छटपटाए और चीखे चिल्लाया जा रहा था। उस आदमी के सामने एक छोटा सा टेबल भी रखा हुआ था। युवराज जाकर उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। युवराज के वहां आने के बाद रॉबिन उस बंधे हुए आदमी के सर से काला कपड़ा हटा देता है। कपड़े के हटते ही कुर्सी से बंधे हुए उस आदमी का चेहरा कमरे की हल्की रोशनी में दिखाई देता है। वो आदमी और कोई नहीं, सुहानी के डैड आलोक शर्मा थे। चेहरे से कपड़े के हटते ही आलोक घबराते हुए अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। अपने सामने उन बॉडी बिल्डर्स और युवराज को देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो युवराज को देखते हुए हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? आलोक अपने आसपास देखते हुए कहता है, कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? रॉबिन पास से एक कुर्सी लेकर उसे टेबल के दूसरी तरफ रख देता है और युवराज उस कुर्सी पर बैठ जाता है। अब उस टेबल के पास एक तरफ युवराज बैठा था और दूसरी तरफ आलोक। बाकी लोग युवराज के पीछे खड़े थे। युवराज इस वक्त आलोक को गुस्से से घूर रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने सुहानी के साथ क्या क्या किया है। आलोक युवराज को देखकर घबराते हुए फिर से कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम इनके बॉस हो और क्या चाहते हो तुम मुझसे?
वो लगातार बोले जा ही रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था और युवराज उसे बस एकटक देख रहा था। तभी रॉबिन अपने पॉकेट से एक पिस्टल और एक नुकीला धारदार चाकू निकालकर आलोक के सामने टेबल पर रख देता है। ये देखते ही आलोक, जो लगातार बोले जा रहा था, बिल्कुल चुप हो जाता है। वो डर से अपनी आंखें फाड़कर युवराज की ओर देखने लगता है। युवराज आलोक को देखते हुए रॉबिन से कहता है, तो रॉबिन, पिस्टल या चाकू? युवराज की ये बात सुनकर आलोक की घबराहट और भी बढ़ने लगती है। रॉबिन कैजुअली जवाब देता, युवराज सर, मुझे तो पिस्टल पसंद है, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ट्रिगर दबाते ही इसका सारा खेल खत्म। रॉबिन का जवाब सुनकर आलोक रोने लगता है। तभी वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता, नहीं सर, अगर आप इसे पिस्टल से मारेंगे तो उसकी आवाज से पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा। वो क्या है ना, आज हम इस पिस्टल का साइलेंसर लाना भूल गए हैं। अब आलोक के चेहरे पर डर के साथ साथ स्माइल भी आ जाती है। वो आदमी आगे कहता है, आप ये चाकू से मार दीजिए, बाहर आवाज भी नहीं जाएगी और हमारा एक बुलेट भी बच जाएगा। ये सुनते ही आलोक और जोर जोर से रोने लगता है। वो गिड़गिड़ाते हुए युवराज से कहता, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आलोक को इस तरह से गिड़गिड़ाते देख रॉबिन को हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को छुपाते हुए सख्त आवाज में आलोक से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जो युवराज सर पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे दे। रॉबिन के ये कहने पर आलोक युवराज से कहता है, क्या पूछना है आपको मुझसे? युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी शर्मा कौन है? आलोक डरते हुए कहता है, सुहानी के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? आलोक के इस जवाब से युवराज का गुस्सा अब बढ़ने लगता है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सामने रखी उस धारदार चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। युवराज एक हाथ से चाकू का हैंडल पकड़ता है और दूसरे हाथ की एक उंगली उस चाकू के नोक पर रखकर उस चाकू को गौर से देखने लगता है। युवराज को ऐसा करते देख आलोक कहता है, सुहानी शर्मा मेरी बेटी है। युवराज चाकू को देखते ही अपना अगला सवाल करता है, क्या वो तुम्हारी खुद की बेटी है? आलोक घबराते हुए जवाब देता, नहीं, मैंने उसे गोद लिया था। युवराज आगे पूछता है, वो तुम्हें कहाँ मिली थी? आलोक अपनी नजरें चुराकर जवाब देता है, मुझे वो एक मंदिर की सीढ़ी पर मिली थी, तभी मैं और मेरी पत्नी उसे घर ले आए थे। आलोक का जवाब सुनकर युवराज की नजर चाकू की नोक से आलोक के चेहरे पर जाती है। उसे सुहानी की बात याद आती है कि सुहानी ने पहली बार अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल में देखा था। वो समझ जाता है कि आलोक अब झूठ बोल रहा है। युवराज बिना कुछ कहे चाकू हाथ में लिए हुए अपनी कुर्सी से उठ जाता है और टेबल की दूसरी तरफ आलोक के नजदीक जाकर बैठ जाता है। युवराज को अपने नजदीक देखकर आलोक डर से कांपने लगता है। युवराज आलोक को गुस्से से देखते हुए चाकू की नोक को उसके चेहरे के पास ले जाता है। अब चाकू आलोक के चेहरे के पास पहुंचता है तो आलोक अपना चेहरा धीरे धीरे पीछे करने लग जाता है, लेकिन युवराज अब भी चाकू आगे बढ़ाते जा रहा है। युवराज चाकू की उस पैनी नोक को आलोक के दाईं आंख की पुतली के ठीक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक लेता है। आलोक किसी मूर्ति की तरह उस चेयर पर बैठा हुआ था। उसे पता है कि अगर वो 1 सेंटीमीटर भी हिला तो उसकी आंख में वो चाकू घुस जाएगा। युवराज चाकू को बिल्कुल वहीं पर रखे हुए आलोक से कहता है, अगर अब तूने मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तेरी ये आंख बाहर होगी और इसके बाद मैं तेरे बॉडी के साथ क्या क्या करूंगा ये तो सोच भी नहीं सकता। ये कहते युवराज बहुत क्रूर लग रहा था। आलोक अब युवराज से अपनी मौत देख रहा था। युवराज जोर देकर आगे कहता, समझ में आई मेरी बात? आलोक युवराज की इस हरकत से सदमे में आ गया था। वो इस वक्त अपनी आंख के एकदम पास रखे चाकू के उस नोक की दहशत भरी निगाहों से देख रहा था। युवराज की बात सुनकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे चुप देखकर युवराज गुस्से में जोर से कहता है, समझ आ रही है मेरी बात? युवराज के ऐसा कहते ही आलोक बहुत ज्यादा डर जाता और डर से उसकी पैंट गीली हो जाती है। युवराज इस बार इतनी जोर से चिल्लाया था कि वहां खड़े बाकी के 5 लोग भी डर गए थे। रॉबिन देखता है कि डर से आलोक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो युवराज से कहता है, युवराज सर प्लीज इसके सामने से वो चाकू हटा लीजिए, वरना ये बुढ़ा यही हार्ट अटैक से मर जाएगा। रॉबिन की बात को सुनकर युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे नॉर्मली इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन इस बार उसे पता था कि आलोक ने जानबूझकर सुहानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसका गुस्सा आज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। युवराज के पीछे जाते ही आलोक थोड़ा शांत हो जाता है। रॉबिन सख्त आवाज में आलोक से कहता, चल अब बताना शुरू कर और हाँ, सारी बातें शुरू से बताना। युवराज सर को बार बार सवाल करना पसंद नहीं है। आलोक खुद को संभालते हुए बोलना शुरू करता है। युवराज की नजर अब भी आलोक पर ही थी। आलोक कहता है, ये बात आज से 11 साल पहले की है।
मेरी शादी को करीब 10 साल हो गए थे और हमें बच्चा नहीं हुआ था। उस समय मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा था। कर्ज की वजह से कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। एक दिन मैं पैदल स्कूल से घर आ रहा था तो एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया और उसने मुझे एक काम सौंपा। युवराज फौरन कहता है, कैसा काम? आलोक जवाब देता है, उस आदमी ने मुझे बताया कि एक 7 साल की बच्ची है जिसके माता पिता अब नहीं रहे और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। उसने मुझसे उस लड़की को अपनी बच्ची की तरह पालने के लिए कहा। इस काम के लिए उसने मुझे हर महीने 3 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। तब मैं कर्ज में डूबा था तो इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी को हाँ कह दिया और उस लड़की को लेकर घर चला आया। युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पहली बार सुहानी से कब मिले थे? आलोक उस दिन को याद करते हुए कहता है, वो आदमी मुझे और मेरी बीवी को लेकर एक हॉस्पिटल गया था जहां सुहानी एडमिट थी। सुहानी ने भी पहली बार हमें वहीं देखा था। फिर हम उसे अपने घर ले आए और तब से मैं उसे अपनी बच्ची की तरह ही पाल रहा हूँ। आलोक के ऐसा कहते ही युवराज फुसफुसाते हुए कहता है, हाँ पता है, तू कितने अच्छे से पाल रहा था। युवराज आलोक से पूछता है, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ भी जानते हो या तुम्हारी उसके पास कोई तस्वीर है? आलोक जवाब देता, नहीं, उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। बस हर महीने की पहली तारीख को वो मेरे घर के सामने वाले डस्टबिन में पैसे डालकर चला जाता है और उस दिन एक प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल करके सुहानी का हाल चाल पूछ लेता है। आलोक की बातें सुनकर युवराज शांत होकर कुछ सोचने लगता। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, लेकिन उसे आलोक से उस सवाल के जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। युवराज फिर भी आलोक से वो सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आलोक कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उस आदमी ने मुझे बस इतना बताया था कि सुहानी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सुहानी किस शहर से और कश्मीर से है भी या नहीं। सुहानी के बारे में अब युवराज के सारे सवाल खत्म हो चुके थे सिवाय एक सवाल के। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आता है, गुस्से से उसका खून खौल जाता है। वो फिर से आलोक की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम पिछले 11 सालों से सुहानी को वो दवाइयाँ क्यों दे रहे थे जिससे उसकी मेमोरी वापस ना आए, जबकि तुम्हें पता है कि उन दवाइयों को कंटिन्यू खाने से सुहानी पागल भी हो सकती थी। युवराज का ये सवाल सुनते ही आलोक हक्का बक्का रह जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी उसके इस हरकत के बारे में पता चल सकता है। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर तक वो खामोश रहता है। युवराज उसके रिएक्शन को ध्यान से देख रहा था। आलोक को कुछ ना बोलता देखकर रॉबिन उसे धमकाते हुए कहता है, अब जवाब दे रहा है या हम अपने तरीके से जवाब निकलवाएं? रॉबिन की बात को सुनकर आलोक कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता ही तभी युवराज वो चाकू उसके गर्दन पर रखकर कहता है, झूठ बोलने की सोचना भी मत। आलोक घबराते हुए जवाब देता है, उस दिन जिस आदमी ने मुझे सुहानी को पालने के लिए कहा था, उसने ये भी कहा था कि जब सुहानी की याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो उसे अपने साथ ले जाएगा। कुछ वक्त बाद जब सुहानी की याददाश्त वापस आने लगी थी तो वो अजीब अजीब सी बातें करती थी। ये देखकर मैं डर गया था। अगर सुहानी को सब याद आ जाता तो वो सुहानी को अपने साथ लेकर चला जाता। सुहानी की वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे थे और मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। इसलिए मैं एक डॉक्टर से मिला और उसने मुझे सुहानी के लिए वो दवाइयाँ दी थी। सारी बातें जानकर युवराज का मन कर रहा था कि वो आलोक को मार ही डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। युवराज अगला सवाल करता है, सुहानी कैसी बातें करती थी? आलोक कहता है, उसकी बातें तो मुझे भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो किसी गुफा, अघोरी, अपने पापा और किसी कलश के बारे में बातें करती थी। आलोक के ऐसा कहते युवराज अपनी कुर्सी से उठकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। जैसे ही युवराज रूम के दरवाजे पर पहुंचता है, आलोक उससे कहता है, क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? युवराज बिना आलोक की तरफ मुड़े जवाब देता है, नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। तुमने सुहानी को अपनी बच्ची की तरह पाला है ना, तो उसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। युवराज उन गार्ड्स से कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के रूम से निकलते ही आलोक के चीखने की आवाज उस अपार्टमेंट में गूंजने लगती है। इधर सड़क पर बेहोश हुई समायरा की आंखें खुलती है। आंखें खोलकर वो देखती है कि इस वक्त वो सड़क पर नहीं बल्कि एक अंधेरे कमरे में बेड पर लेटी है। खुद को ऐसे किसी अनजान जगह में पाकर समायरा घबराकर उठ जाती है। जिस रूम में इस वक्त समायरा थी वो सब तरफ से बंद था, वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वो तुरंत बेड के बाहर आती है और आवाज लगाती है, कोई है यहाँ पर? काफी देर तक आवाज लगाने पर भी ना तो समायरा को जवाब मिलता है
ना ही अंधेरे की वजह से कमरे का दरवाज़ा मिलता है। वो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करे। तभी कमरे का दरवाज़ा बाहर से खुलता है और कोई अंदर आता है। कुछ ही पलों में रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है। समायरा देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था। समायरा उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे नए एपिसोड डालते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो उसे लाइक भी करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।